भारत अनाज उत्पादन के मामले में दुनिया के अव्वल 5 देशों में शामिल है। इसी देश में एक भूभाग है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड जो अक्सर राष्ट्रीय समाचारों में दुखांत खबरों के लिए जगह बनाता रहता है। यहाँ कभी ट्रेन से पानी पहुंचाया जाता है तो कभी यहाँ के हताश किसान फांसी के फंदे पर झूल जाते हैं। लेकिन यहाँ सब कुछ निराश करने वाला नहीं है। इस क्षेत्र में एक जगह ऐसी भी है जहाँ किसानों ने न सिर्फ जलवायु संकट का डटकर सामना किया है, बल्कि खेती में अपने खुशहाल जीवन को तलाश लिया है। इस कामयाबी का खिताब एक अनोखे किसान के नाम है, जिन्होंने इस बंजर धरती को खुशहाल बनाने का सपना देखा। उन्नीस में अपनी शिक्षा पूरी करके इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मैं वापस आया तो जैसे हर नवयुवक के सामने एक दुविधा होती है कि वो क्या करे भविष्य में, खेती करे या नौकरी करे। मैं तमाम नौकरी करने वाले लोगों को देख रहा था कि उनका जीवन बहुत स्वतंत्र जीवन नहीं है। तो अंदर से कुछ ऐसा फील हो रहा था कि हमें स्वतंत्र जीवन जीना है तो खेती में ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। तो हमने खेती चुन लिया। मेरा नाम प्रेम सिंह है, ग्राम बड़ोखर खुर्द, जिला बांदा, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं आवर्तनशील खेती विधि से खेती करता हूँ। 1989 में पढ़ाई के बाद जब प्रेम सिंह अपने गांव वापस लौटे तो उन्हें खेती रास आ गई। रसायनों के जरिए खेतों में अनाज पैदा करने लगे, लेकिन घर की गाड़ी का पहिया हमेशा डगमग करता। मैंने अपनी डायरियाँ पुरानी पलटी और उस डायरी में देखा कि मैं जितना कमाता था, और उस समय हम 2.25 से 2.5 लाख रुपए वार्षिक हमारी आमदनी हुआ करती थी, और उसका 30,000 रुपया हमारा डीजल और ट्रैक्टर के मेंटेनेंस वगैरह में चला जाता था। 32,000 रुपये का औसत हमारा पड़ रहा था प्रतिवर्ष DAP और यूरिया और इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का, और टोटल पूरे साल भर में 30 से 40,000 रुपये हमारे हाथ में बचता था। दूसरे वर्ष की खेती के लिए भी हमें कुछ बचाना पड़ता था। हर घर में जैसे साल भर में 1-2 सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, उसमें भी खर्चा होता था। फिर 4 भाइयों के पढ़ाई लिखाई, बीमारी, अजारी, हम लोग 4 भाई और माता पिता 60 एकड़ की खेती करते थे। तो हमारे पास कुल मिला के 30 से 40,000 रुपया कर्जा हो जाता था। अब 89 में हम गहरे एक डिप्रेशन में आए और सोचना शुरू किया कि इस तरह तो हम कभी पूरे जीवन भर कुछ करते रहेंगे, हमारे पास कुछ बचेगा नहीं, हम करें क्या। तो हमारे पास क्विट करने का कोई रास्ता नहीं था कि हम खेती को छोड़ें, क्योंकि हम पिताजी की इच्छा के विरुद्ध अपनी जिम्मेवारी से खेती शुरू किए थे। तो हमने विकल्पों के ऊपर काम करना शुरू किया। ऐसा करते करते 1992 में श्री ए नागराज जी से मुलाकात हुई। ए नागराज जी मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद के प्रणेता हैं। सह अस्तित्ववाद एक नया दर्शन है जो आदर्शवाद और भौतिकवाद का एक विकल्प है। आवर्तनशील खेती आवर्तनशील अर्थशास्त्र पर आधारित है। आवर्तनशील अर्थशास्त्र का तात्पर्य है साइक्लिक। जैसे भौतिकवादी भी मानते हैं इस धरती को खत्म होना है, और आध्यात्मवादी भी मानते हैं कि इस धरती को खत्म होना है, सह अस्तित्ववाद यह मानता है यह शाश्वत है, इसको यह एक निश्चित क्रम से बनी रहती है। ये जैसे बीजों को अगर हम न छेड़खानी करें तो ये वनस्पति संसार कभी समाप्त नहीं होगा। हमें आंवले का पेड़ अगर बीज को डिस्टर्ब न करें तो मिलता रहेगा। इसी तरह जीव जंतुओं के वंशों को हम न समाप्त करें तो जीव जंतु के वंश बने रहेंगे। इसी प्रकार मनुष्य संस्कार अनुसंगी है, तो संस्कार के आधार पर वो साइक्लिक बना रहता है, और यही हमारे विकास का आधार बना। और आवर्तनशील खेती का मतलब हमें ये पहली बार समझ में आया कि खेती किसानी केवल जोतना बोना और काटना नहीं है,
सबके साथ के बिना, बिना केचुओं के, बिना पशु पक्षियों के, बिना जीव जंतुओं के खेती संभव ही नहीं है। कोई गहरा दर्शन और धीरे धीरे अर्जित किया गया ज्ञान हमें मूल समस्या तक पहुंचा देता है। प्रेम सिंह भी इसी के सहारे समस्या की जड़ तक पहुंच गए। उसको हमने इस तरह से देखा कि पदार्थ अवस्था से ये पेड़ पौधे जितना लेते हैं, इसको जब वापस करते हैं तो इम्प्रूव करके देते हैं। पत्ती के रूप में जब खाद बनती है यहाँ पर तो और ज़्यादा सॉइल फर्टिलिटी हो जाती है। इसी तरह पशु पक्षी जो लेते हैं उससे ज़्यादा और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करके देते हैं और इनके लिए, पेड़ पौधों के लिए, पदार्थ अवस्था के लिए और अपने वंश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करके देते हैं। और मनुष्य क्या कर रहा है? मनुष्य केवल तीनों अवस्थाओं से ले रहा है, दे कुछ भी नहीं रहा है। ये कब तक चलेगा? ये बात पकड़ में आई तो हम इन सब का एक संतुलन बना पाए। जो हमने अपने फार्म का डिज़ाइन इस हिसाब से किया है कि बीच में हमारा घर है तो पूरब की दिशा में सब्जियां और दूसरे साइड में पश्चिम की दिशा में जानवर हैं हमारे, ताकि हम लगातार उनको केयर कर सकें। सब्जियों को भी लगातार केयर की ज़रूरत होती है, जानवरों को भी लगातार केयर की ज़रूरत होती है। खाद भी हमारी उसी उसमें आती है, जो हमारा नाडेप है, कंपोस्टिंग है, वर्मी कंपोस्ट है, उसको भी हम केयर कर सकते हैं। हाइड्रोपोनिक भी उसी के सेंटर में है, जिसको हमें 24 घंटे देखने की कभी भी ज़रूरत होती है। उसका सेकेंड सर्किल है तो पीछे की तरफ, दक्षिण की तरफ हमारा बाग है पूरा, और पूरब की तरफ हमारे सीरियल्स हैं। चूँकि उगता हुआ सूरज उनको भी चाहिए तो उस तरफ से हमने अपने सीरियल्स, गेहूँ, चना, दालें, तिलहन लेते हैं ताकि वो अच्छे से आ सकें। और बाग के बीच में हमारा तालाब है, उस तालाब में हम मछली भी कर लेते हैं। सिंघाड़े भी 1 साल किए थे, फिर आगे सिंघाड़े का भी प्लान बन रहा है, और पानी का भी रिसाइकिल करते रहते हैं। और सबसे किनारे में हमारे विंड ब्रेकर्स हैं, ताकि जो इधर उधर केमिकल फार्मिंग भी यदि करते हैं लोग, उसका भी हमारे ऊपर कोई प्रभाव न पड़े, और हवा को भी रोक सकें और दूसरे फार्म से हम अपने आप को सेपरेट भी कर सकें। आवर्तनशील खेती की समझ और डिजाइन को जमीन पर उतारने वाले प्रेम सिंह इसकी एक और अहम बात पर जोर देते हैं। एक चीज़ और बाग लगाते लगाते पकड़ में आई, और जब शुरुआत कर रहे थे तो हमें ये ज्ञान नहीं था, तो बाद में पता चला बाग हरदम मिक्स ही लगाना चाहिए, मोनो बाग नहीं लगाने चाहिए। कि 1/3 हिस्से में बागवानी, 1/3 हिस्से में पशुपालन, और हम मनुष्यों का 1/3 हिस्सा ही है। और उस 1/3 हिस्से में क्या करना है? जो हमें घर के लिए ज़रूरत है वो उसके लिए खेती है। खेती पैसे के लिए नहीं है। यदि हमें पैसा तो मनुष्य का बनाया हुआ है, ये तो मन की बीमारी है, और इस पैसे को चाहिए तो फिर जो बचता है हमारे खाने से, पहनने से, मकान बनाने से, उसको प्रोसेस करें, उसका मूल्यवर्धन, उसकी उपयोगिता बढ़ाएं, उसकी कला बढ़ाएं। गांव में इससे रोज़गार भी बहुत सारा मिल जाता है, और किसानों को अपने वस्तुओं की सही कीमत मिल जाती है। और यदि हम सीधे उपभोक्ता के पास या उपभोक्ता किसान के पास आता है तो उससे उसको बीच के बिचौलिए भी निकल जाते हैं, और जो लोगों को भी सही चीज़ें खाने के लिए मिलती हैं। ये है मूंग। इस मूंग से जब दाल बन जाती है तो यही मूंग 70 रुपये, 65 रुपये, 60 रुपये किलो होती है, और ऑर्गेनिक है, इसलिए ये और ज़्यादा महंगी होती है दलने के बाद से। इसी प्रकार इस चने से सत्तू बन जाता है, दाल बन जाती है। गेहूं से दलिया बन जाता है, आटा बन जाता है, और रवा बन जाता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी मिल जाता है, और सही कीमत किसानों को प्राप्त हो सकती है। बिना रसायनों वाली हरित और टिकाऊ खेती में जो कुछ है प्रकृति का तोहफा है। यहाँ 5 किलोवाट का सोलर प्लांट और बारिश के पानी को बचाने की व्यवस्था भी मौजूद है। पूरे 7 एकड़ में 100 पेड़ के आसपास आम है, 98, 97, और 106 पेड़ हावला है, और नींबू है, 7-8 पेड़ नींबू है, संतरा है, मौसम्मी है, गुआवा है, और इनके बीच में हल्दी है, अदरक है,
लेकिन चूंकि हम इसको सीधे बेचते नहीं हैं बाजार में, इसको प्रोसेस करके बेचते हैं। पिछले साल पहली बार हल्दी लिए थे तो 2 कुंतल हल्दी हुई थी हमारे पास। 2 कुंतल हल्दी में हमारा 2.5 कुंतल अचार बन गया था। 2.5 कुंतल अचार ही हमारा 100 रुपये किलो से बेच दिया हमने, तो 25,000 रुपये का हो गया। तो इस तरह से आम भी हमारा 150 से 200 कुंतल आम हो जाता है, और आंवला 40 कुंतल से 50 कुंतल हो जाता है। उसको हम पूरा का पूरा मुरब्बा और कैंडी और अचार और आंवल की रसायन हमारा बहुत जाता है दिल्ली में। ये सब मिला के हमारा 2 से 2.5 लाख रुपए का बिक जाता है। आम अकेले हमारा 3 से 4 लाख रुपए का बिक जाता है। तो इसको प्रोसेस करके बेचते हैं। तो ये छोटी सी 7 एकड़ ज़मीन से लोग ये सोच सकते हैं कि इतना कैसे होता है। धीरे धीरे आप अगर बुद्धिमानी से अपने खेती की शुरुआत करने से अपने मन में पूरा एक डिज़ाइन बनाकर शुरू करते हैं तो इसमें पैसा कुछ नहीं लगा हमारे पास पैसा था भी नहीं कि हम लगाते। खेती किसानी के साथ प्रेम सिंह को लगा कि किसानों को अपनी पहचान भी मिलनी चाहिए। तो फिर क्या था? उन्होंने खेती किसानी का एक विद्यालय भी शुरू कर दिया। किसानों को 3 चीज़ें चाहिए, समृद्धि चाहिए, स्वायत्तता चाहिए और सम्मान चाहिए। तो समृद्धि, स्वायत्तता और सम्मान के लिए हमने एक म्यूज़ियम बनाया। उस म्यूज़ियम में लोगों को एजुकेट करते हैं कि किसानों का इतिहास क्या है, किसानों का गौरवपूर्ण इतिहास। अभी हम क्लासरूम में और बच्चों को कौन सा इतिहास बताते हैं? आतताइयों का इतिहास, जिन्होंने हमें लूटा उसी का हम इतिहास गाते हैं। और हम अभी किसानों का इतिहास कहीं है नहीं, तो उस इतिहास को पिक्टोरियली हमने एक पूरा म्यूज़ियम बनाया जिसमें किसानों को बताते हैं कि वह कितने महत्वपूर्ण है इस धरती में, और जब वो अपने महत्व को पहुंचानेंगे तभी उनके महत्व को दूसरा पहुंचानेगा। खेती सिर्फ घाटे का सौदा नहीं है, यह हमारी कई तरह की समस्याओं का निदान भी है। हम देखें कि विश्व में और अपने देश में सर्वप्रमुख समस्याएं क्या हैं। तो सर्वप्रमुख समस्या है पर्यावरण के असंतुलन की, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, कार्बन का, ऑक्सीजन में कार्बन का बढ़ जाना, माने जलवायु संबंधी समस्याएं। दूसरी बड़ी समस्या है कुपोषण। तीसरी बड़ी समस्या है बेरोजगारी। चौथी बड़ी समस्या है पलायन। और 5वीं सबसे बड़ी समस्या है किसान आत्महत्या। इन 5 चीज़ों से यदि हम मुक्ति पाते हैं तो थोड़ा सा विचार करें कि अगर हर काश्तकार 1/3 हिस्से में फलों की और वृक्षों की खेती करने लगे, हर काश्तकार पशुओं को संरक्षित करने लगे, हर काश्तकार अपने लिए खाना पैदा करे और जो बचे उसको ही प्रोसेस करके दूसरे उन लोगों को जाए, तो अपने आप जहर नहीं डालेगा, अपने लिए जहर नहीं डालेगा तो दूसरों के लिए भी नहीं रहेगा। और हर किसान अपनी आमदनी में अपने पड़ोस के गरीब का हिस्सा रखे, तो आप कल्पना कर सकते हैं हम इन 5 समस्याओं का स्थायी निदान पा सकते हैं और गरीबी और अमीरी के बीच का जो खाई है उसको पाट सकते हैं। तो बहुत सारी समस्याओं का जो आगे चलकर जिसका निदान जो आगे चलकर और बड़ी होने वाली हैं, अभी कम लोगों को समझ में आ रही हैं और कुछ समझ में आ गई हैं, उन सब को अगर आप सावधानी से देखें तो उसका एकमात्र निदान खेती, किसानी और किसान के पास है।